जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नए नए करंट अफेयर्स की जानकारी लेकर आया हूं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगी। साथियों, देखते हैं कौन कौन सी आज जानकारी आप लोगों को यहाँ से उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी जानकारी दी जाए उसे नोट जरूर कीजिएगा। पहली जानकारी है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक को लेकर। अब साथियों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन दोस्तों गिर में किया गया। जी हाँ, गिर कहाँ है? गुजरात में है। अब साथियों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की ये जो 7वीं बैठक का आयोजन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? आप लोग इसे जरूर लिख लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। जी हाँ, याद रख लेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। दोस्तों, बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई, इसे भी हम नोट कर देते हैं। आप भी इसे जरूर लिख लीजिएगा, आगामी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगी। मैं बता दूं कि बैठक के दौरान मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन तथा तकनीक के प्रयोग पर, तकनीक के प्रयोग पर चर्चा की गई। एक बार फिर से समझते हैं साथियों। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक को लेकर जानकारी है। आयोजन कहाँ हुआ? गिर में हुआ। गिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। जी हाँ, इसे आप लिख लेंगे। गिर कहाँ है? गुजरात में है। और दोस्तों, बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। और वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन तथा तकनीक के प्रयोग पर मुख्य रूप से चर्चा की गई इस बैठक के दौरान। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो 7वीं बैठक का आयोजन हुआ, इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किस चीज को लेकर? तो नदी डॉल्फिन की गणना को लेकर। अब दोस्तों, पूरे भारत में नदी डॉल्फिन की गणना की गई है और अभी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 6327 नदी डॉल्फिन की गणना की गई है। जी हाँ, 6327 नदी डॉल्फिन, नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन की बात हो रही है, यहाँ पर समुद्री डॉल्फिन की बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों, 6327 नदी डॉल्फिन इस वक्त भारत में है। और इसमें भी सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कहाँ है? तो दोस्तों, सर्वाधिक नदी डॉल्फिन जो है ये उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, याद रख लेंगे, सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो नदी डॉल्फिन की गणना की गई है, ये पूरे देश के 8 राज्यों की 28 नदियों में इसकी गणना की गई। 8 राज्यों की 28 नदियों में इसकी गणना दोस्तों की गई है। अब साथियों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लेंगे, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना दोस्तों वर्ष 2003 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2003 में। आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए, यहाँ से काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिली है। स्थापना वर्ष 2003 में, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन गिर में किया गया। अध्यक्षता चूंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं तो इनके द्वारा ही किया गया, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन तथा तकनीक के प्रयोग पर चर्चा की गई। नदी डॉल्फिन की गणना की गई है। पूरे देश में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। और सर्वाधिक नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और ये जो गणना की गई है 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है। दोस्तों, यहाँ से एक और जानकारी आप जरूर नोट कर लेंगे। स्टैटिक जीके का प्रश्न बन जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेंगे, ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है। चलिए, अब आगे चलते हैं और अगली जानकारी देखते हैं। दोस्तों, अगली जानकारी है ऑस्कर पुरस्कार 2025 को लेकर। अब साथियों, 97वें ऑस्कर पुरस्कार, जी हाँ, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है दोस्तों। अब 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 की घोषणा कहाँ की गई? 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 की घोषणा
साथियों लॉस एंजलिस में की गई। इसे नोट कर लेंगे आप लोग, लॉस एंजल्स में इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों अब इस दौरान किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, कौन सी फिल्म सर्वाधिक पुरस्कार को प्राप्त करने वाली फिल्म बनी, तो इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड अभी मैं आपको देने वाला हूं। जो भी जानकारी दी जा रही है बेहद ही उपयोगी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी हुई जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो ये एक बिल्कुल कह सकते हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं, एकदम अति महत्वपूर्ण एक स्लाइड हो जाता है। यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से आप लोगों को मिलने वाली है। अब दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार 2025 के दौरान सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाली फिल्म कौन सी है? अनोरा। जी हाँ, ये अनोरा के बारे में आपको बता दूं ये कौन सी है, तो अनोरा है सर्वाधिक कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाली फिल्म। जी हाँ, सर्वाधिक, यहाँ पे एक ही साथ में बता देता हूँ, सर्वाधिक 5 कैटेगरी में, सर्वाधिक 5 कैटेगरी में पुरस्कृत फिल्म है ये, पुरस्कृत फिल्म। नाम क्या है दोस्तों? नाम है, फिल्म का नाम है अनोरा। जी हाँ, फिल्म का क्या नाम है? अनोरा। अब साथियों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। मैं यहाँ पे बता दूं कि बेस्ट एक्ट्रेस का नाम है दोस्तों माइकी मेडिसन, याद रख लेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का नाम है माइकी मेडिसन। फिल्म अनोरा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, माइकी मेडिसन। कौन से फिल्म के लिए? फिल्म अनोरा के लिए। जबकि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किनको मिला है दोस्तों? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। एड्रियन ब्रॉडी। मैं बहुत आराम से आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग इसे जरूर नोट करते जाइए। एड्रियन ब्रॉडी, और इनकी फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? इनकी फिल्म का नाम है द ब्रूटलिस्ट। जी हाँ, इनकी फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। माइकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। और सर्वाधिक 5 कैटेगरी में पुरस्कृत फिल्म कौन सी है? तो अनोरा है। और ये जो इस बार पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ये कौन सा ऑस्कर अवार्ड था? तो ये 97वां ऑस्कर अवार्ड था। साथियों ऑस्कर पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत वर्ष 1929 से की गई है, याद रख लेंगे। ऑस्कर पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से की गई है? वर्ष 1929 से की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी। विदर्भ ने तीसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी। साथियों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, भारत का एक प्रथम श्रेणी स्तर का एक क्रिकेट का प्रतियोगिता है। और विदर्भ ने दोस्तों तीसरी बार, ठीक है, इस खिताब का परिणाम क्या है दोस्तों? प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नागपुर में खेला गया। इसे आप लोग जरूर याद रख लेंगे। रणजी ट्रॉफी का फाइनल कहाँ खेला गया? नागपुर में खेला गया। साथियों विदर्भ विजेता टीम रही। और विदर्भ ने किसे पराजित किया दोस्तों? तो विदर्भ ने पराजित किया है केरल की टीम को। जी हाँ, विदर्भ ने पराजित किया केरल की टीम को, अर्थात केरल की टीम रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की उपविजेता टीम है। और विदर्भ की टीम जो है वो तीसरी बार जीतकर इस टूर्नामेंट की विजेता टीम बन गई। तो इस तरीके से साथियों याद रख लेंगे, रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता। उपविजेता कौन सी टीम रही? केरल रही। आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025। साथियों 5 मार्च को, अर्थात कल 5 मार्च की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2022 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी कि 5 मार्च को क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था? यह घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 2022 में। और दोस्तों वर्ष 2023 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। और इस बार साथियों 5 मार्च की तारीख को
जो है ये अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रोत्साहन जागरूकता दिवस मनाया गया वर्ष 2025 का। अब साथियों इसे मनाए जाने का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसे मनाए जाने का मुख्य रूप से उद्देश्य है युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण के मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ाना। जी हाँ, युवाओं के बीच इसका उद्देश्य है युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण के मुद्दों को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना। वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तारीख जरूर याद कर लेंगे। यह दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 मार्च की तारीख को यह मनाया जाता है। तो चलिए जो चीज़ें बताई गई इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2022 में इसे घोषित किया गया। युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण के मुद्दों को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। और यह मनाया कब जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा मिला है। अब दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा IRCTC, तो ये क्या है दोस्तों? ये है IRCTC के बारे में आपको बता दें साथियों कि इसका भारतीय रेलवे अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ये इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो फुल फॉर्म होता है। और IRFC क्या है दोस्तों? IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब साथियों ये दोनों जो है भारत सरकार के द्वारा इसको क्या दिया गया दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नवरत्न का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, IRCTC जिसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात IRFC की बात की जा रही है। अब साथियों मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि भारत सरकार के द्वारा इन दोनों ही उपक्रमों को क्या दिया गया है? भारत सरकार के द्वारा इन दोनों ही उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे, नवरत्न का दर्जा दिया गया। अब नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद दोस्तों क्या इसका लाभ होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसके माध्यम से दोस्तों इन्हें वित्तीय और परिचालन संबंधी, जी हाँ, इसके माध्यम से इन्हें वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। जी हाँ, अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। साथियों एक बार फिर से समझिए इसे। भारत सरकार के द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, साथ ही साथ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर देखा जाए तो इंडियन रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम, इसका हिंदी रूप क्या होगा? इंडियन या भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम। जी हाँ, इसका पूर्ण रूप क्या है? भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम। इन दोनों को ही साथियों नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसके माध्यम से वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता इन दोनों ही उपक्रमों को प्राप्त होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे आप डबल मार्क लगा लेंगे। साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, किन दो उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो साथियों यहाँ पर आप नाम याद रख लेंगे, IRCTC और IRFC, जिसका पूर्ण रूप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड पर आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पे आपको आगे समझा दें
कि वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है किसे, इस प्रकार का नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद। तो एक तरह से देखा जाए तो एक प्रमुख प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। दोनों ही उपक्रमों का नाम आपको याद होना चाहिए। उपक्रमों का नाम आप संक्षेप में ही सही याद रख लीजिए, IRCTC और IRFC। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी है, क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर पद की शपथ ली। जी हाँ, क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रिया के, जी हाँ ऑस्ट्रिया याद रखेंगे, एक यूरोपियन कंट्री है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रिया के चांसलर पद की शपथ किसने ली है दोस्तों? क्रिश्चियन स्टॉकर ने ली है। तो यहाँ से आपको साथियों बता दें कि इनकी जो पार्टी का नाम है ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी। जी हाँ, इनकी पार्टी का क्या नाम है? ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी। इनकी जो पार्टी है, पार्टी का नाम आप जरूर याद रख लेंगे, ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी। ये इनके पार्टी का नाम है। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर पद की शपथ लिए है। इनका संबंध ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी से है दोस्तों सितंबर 2024 में। जी हाँ, सितंबर 2024 में साथियों चुनाव कराया गया था ऑस्ट्रिया में, और यहाँ किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। और इसके बाद दोस्तों अब क्या है कि यहाँ पे ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी और दो दलों के सहयोग से, अर्थात इस बार क्रिश्चियन स्टॉकर जो यहाँ के चांसलर का पद संभाल रहे हैं साथियों, ये कुल मिलाकर 3 दलों के गठबंधन वाली सरकार को वहाँ पर चलाने का काम करेंगे। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी है। तो जिस तरीके से साथियों बहुत बार ऐसे गठबंधन की सरकार देखी जाती है, जैसे अभी केंद्र में भी आप देख सकते हैं गठबंधन की सरकार है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी, ठीक है ना, यहाँ ये अपने साथ 2 अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर ऑस्ट्रिया में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। और ऑस्ट्रिया के चांसलर पद के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया? तो क्रिश्चियन स्टॉकर ने किया। इनकी पार्टी का नाम ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। साथियों नाम क्या है? वनतारा। आपको बताया दोस्तों कि ये जो वन्यजीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा, जी हाँ याद रखेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव, विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र है। ये बचाव केंद्र है। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया। नाम क्या है दोस्तों इस वन्यजीव एवं पुनर्वास केंद्र का? तो नाम है इसका वनतारा। दोस्तों अब ये वनतारा कहाँ है? तो ये वनतारा है दोस्तों जामनगर में। जी हाँ, गुजरात में है जामनगर। तो जामनगर में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव पुनर्वास और बचाव केंद्र है। तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो साथियों ये 3000 एकड़ क्षेत्र में, जी हाँ 3000 एकड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। और नाम क्या रखा गया है? वनतारा। साथियों ये किसके द्वारा इसे बनाया गया है? तो साथियों इसे बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसे बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। नाम रखा गया है वनतारा। और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों किया। चलिए आइए आगे देखते हैं। और अब अगली जानकारी है, राष्ट्रपति ने विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 के विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए। दोस्तों देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, जी हाँ देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन। और नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया। और इस दौरान इन्होंने विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए। साथियों आपको बता दूं कि यह सम्मेलन पहली बार नवंबर 2015 में, जी हाँ यह सम्मेलन पहली बार नवंबर 2015 में आयोजित किया गया था। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति कौन होते थे?
तो देश के राष्ट्रपति उस वक्त होते थे प्रणब मुखर्जी। जी हाँ, देश के राष्ट्रपति उस वक्त कौन होते थे? उस वक्त होते थे प्रणब मुखर्जी। और ये जो सम्मेलन है पहली बार कब हुआ था दोस्तों? नवंबर 2015 में। अब दोस्तों इसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को या शिक्षाविदों को सम्मानित करते हैं। शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया, शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। जी, एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इसे। साथियों, राष्ट्रपति ने विजिटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 2024-25 के विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए और इस विजिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ था? वर्ष 2015 में, जब देश के राष्ट्रपति, अभी तो वर्तमान में अब इनका निधन हो चुका है तो नहीं है, और देश के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों उस समय? श्री प्रणब मुखर्जी थे। और ये जो विजिटर्स पुरस्कार दिया जाता है तो मुख्य रूप से क्यों दिया जाता है? तो नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षाविदों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस तरीके से यह पुरस्कार भी ऐसे शिक्षाविदों को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से साथियों स्टार्ट हो रहा है हमारा क्विज का सेक्शन। क्विज में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड अर्थात NBWL का गठन कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है व्हेन वाज द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं NBW का पूर्ण रूप भी आप जान जाएंगे। क्या इसका पूर्ण रूप होता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, इसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है इसका गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वर्ष 2003 में। जी हाँ, वर्ष 2003 में इसका गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगली जानकारी है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1929 में ऑस्कर पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई थी। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये देखा जाए तो एक सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है ऑस्कर अवार्ड। जी हाँ, किसी भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र से जुड़े, फिल्म उद्योग के क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति का इस पुरस्कार को पाना एक सपना सा होता है, एक ड्रीम अवार्ड होता है। और वर्ष 1929 में इसकी शुरुआत साथियों की गई थी। और इस वर्ष कौन सी फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता? तो मैंने आपको नाम पहले ही बता रखा है, फिल्म का नाम क्या है? अनोरा। 5 कैटेगरी के संबंध में पुरस्कार प्राप्त इस फिल्म ने किए हैं। चलिए आगे बढ़े। अभी हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल जीता है? साथियों यहाँ पर कौन सी टीम ने फाइनल जीता है इसकी बात हो रही है। तो फाइनल जीतने वाली टीम का नाम है विदर्भ। प्रतियोगिता का आयोजन नागपुर में हुआ था। और उप विजेता कौन सी टीम है दोस्तों? तो उप विजेता है केरल। केरल की टीम उप विजेता है, जबकि विजेता टीम कौन सी है साथियों? विजेता टीम है विदर्भ। जी हाँ, विजेता टीम है विदर्भ, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, 5 मार्च। जी हाँ, ऑप्शन ए 5 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किन 2 निगमों को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? साथियों यहाँ पर ये 2 बड़े उपक्रमों के नाम मैंने आपको बताए थे, 2 निगमों के नाम आपको मैंने बताए थे। भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और ये 2 निगम या 2 यहाँ पर उपक्रम जो है कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है साथियों? IRCTC व IRFC। IRCTC व IRFC। IRCTC का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया आपको? इंडियन रेलवे कैटरिंग, और इसके बाद क्या था दोस्तों? टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जी हाँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जबकि IRFC क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी हाँ, भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम, ये 2 ऐसे निगम हैं जिसे भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की चांसलर के रूप में शपथ किसने लिया है? दोस्तों ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री और इसके चांसलर के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है?
साथियों नाम क्या है इनका? इनका नाम है क्रिश्चियन स्टॉकर। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ स्थित है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया इसकी स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए जामनगर गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कहाँ आयोजित किया गया? साथियों विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को प्रत्येक दिन की तरह कमेंट बॉक्स में आकर देना होता है। साथियों प्रश्न है, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? जी हाँ, प्रश्न क्या है? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर समित ए शर्मा, ऑप्शन सी आनंद मिश्रा एंड ऑप्शन डी कुमार पाल्य गौतम। दोस्तों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। साथियों उम्मीद है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे और आने वाले दिनों में बिल्कुल आप जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है आप अपना कमर कस चुके होंगे। अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं को कैसे क्रैक करना है आप इसके लिए अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ महत्वपूर्ण हमारे चैनल के द्वारा जो भी आपको कंटेंट्स दिए जा रहे हैं इन सब चीज़ों का साथ लेते हुए आप इसे और भी ज़्यादा धारदार बनाइए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सफलता आपको प्राप्त होगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथ